केमिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं सक्षमता परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये सभी प्रश्न जो हैं वो क्लास 3 से 5 और 6 से 8 के पर्यावरण और विज्ञान से संबंधित सभी प्रश्न हैं। इसके पहले देखिए इसमें 278 प्रश्नों को देखा जा चुका है, यानी कि इसके वीडियो बनाए जा चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं अभी तक तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इसके बाद से देखिए यहाँ से हम जो प्रश्न देखने जा रहे हैं यानी कि वो 279वां प्रश्न है और यहाँ से अब आगे के प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है आज के लिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसके पहले वाले सभी प्रश्नों में ग्रहों से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हमने बताया था कि कुल ग्रहों की संख्या 8 है सौरमंडल में, और उसमें से जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इस तरीके से इसमें बहुत से प्रश्नों को इसके पहले देखा गया था जो ग्रहों से संबंधित हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर एक प्रश्न है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो देखिए लाल ग्रह जो कहा जाता है यानी कि इसमें मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब है। नेक्स्ट है कि यहाँ से जब एक चींटी काटती है तो वह संचरित करती हैं। बताना है कि अम्लीय तरल या फिर क्षारीय तरल को संचरित करती हैं या फिर उदासीन और क्षारीय। तो इसमें देखिए चींटी में हम जानते हैं कि चींटियों में अम्ल पाया जाता है, जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो चींटियों में पाया जाता है। तो इस तरीके से वो अम्लीय तरल को संचरित करती है और यही कारण है कि चींटियों के काटने पर यानी ये डंक मारने पर उसमें कुछ जो है कि दर्द भी होता है या कुछ उस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो इसका मतलब है कि वो अम्लीय तरल इसका आंसर होगा। और आप जानते हैं कि चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, आप ऐसे इसको देख सकते हैं। फॉर्मिक अम्ल जो है चींटियों में पाया जाता है। इस तरीके से इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव के लिए जिम्मेवार है। हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कौन सी वृद्धि के लिए, जो ग्रीन हाउस वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है तो उसके लिए सबसे जिम्मेवार जो गैसें कौन सी हैं। तो इसका सही जवाब है कि देखिए इसमें हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए CO2 जो है सबसे ज़्यादा जिम्मेवार हैं। और हरित गृह गैसों के चलते ही वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो रही है, उसके लिए भी CO2 ही जिम्मेदार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ये, और इसका सही जवाब है कि जल को प्रदूषित करने वाले पदार्थों को प्रदूषक कहते हैं, यानी कि जो प्रदूषक होते हैं वो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। वायु प्रदूषण का जो प्रभाव है पड़ता है यानी कि किस पे, तो देखिए मनुष्यों पर भी वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, भवनों पर भी और वृक्षों पर भी, यानी कि इससे सभी प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। और नेक्स्ट है कि पर्यावरण का जैविक कारक कौन सा है। अजैविक कारक, देखिए पर्यावरण में 2 प्रकार के कारक होते हैं, एक जैविक होता है और दूसरा अजैविक होता है। तो जैविक कारक में कौन कौन से आते हैं। जैविक कारक में यानी कि जैविक से मतलब है जो सजीव जो घटक हैं पर्यावरण के, उसे जैविक कहते हैं। जबकि अजैविक जो घटक होते हैं वो निर्जीवों से उनका संबंध है, जैसे कि भूमि है, मृदा, ये जो चट्टानें हैं, ये सब अजैविक में आएगा। जबकि यहाँ से जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पति हैं, वो सभी इसके जैविक घटक में आएंगे। तो इसमें से देखना है कि जैविक घटक कौन सा है, यानी कि सजीव जैविक याद रखिएगा, जिसमें जीव जैविक से जैविक जीव का ये विशेषण है। तो जैविक जो है या जैव घटक, अजैव घटक भी पूछता है कभी कभी। तो जैव का मतलब इसमें जीव हो, इससे संबंधित है, और अजैविक का मतलब जिसमें जीव नहीं हो। तो इसे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर्यावरण का अजैविक कारक इसमें पूछा है। तो देखिए मनुष्य जो है कि जैविक घटक हैं, पेड़ पौधे भी जैविक हैं, और ये पक्षी भी जैविक घटक में आएगा। अजैविक में वायु हो सकता है, यानी कि इसका सही जवाब इसमें से ये ऑप्शन बी है, जो कि अजैविक कारक है पर्यावरण का। जबकि मनुष्य, पेड़ पौधे और पक्षी ये सभी जो है कि जैविक घटक हैं। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है अभी जिसकी चर्चा इसके पहले किया गया कि विश्व तापन का, यानी कि जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं या उसको वैश्विक तापन कहा जाता है, भूमंडलीय तापन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें पूरे पृथ्वी का तापमान जो बढ़ रहा है यानी कि पूरे विश्व का तापमान जो बढ़ रहा है उसको वैश्विक तापमान या विश्व तापन कहते हैं। और उसका कारण क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बढ़ रही है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसों की जो मात्रा बढ़ रही है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसका प्रमुख घटक हैं, और ये वैश्विक तापन का प्रमुख कारण है, यानी कि CO2 को जो मात्रा बढ़ रही है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस हैं। पौधों पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी हैं। और इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि पौधों पर उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा पदार्थ प्राथमिक प्रदूषक है। प्राथमिक प्रदूषक इनमें से कौन सा है। सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक है। और नेक्स्ट है कि अम्ल वर्षा के प्रमुख अवयव कौन से हैं। अम्ल वर्षा के प्रमुख घटक बताना है कौन सा है।
देखिए अम्ल वर्षा यानी कि इसका सही जवाब है सल्फ्यूरिक अम्ल जो हैं ये अम्ल वर्षा के लिए सबसे प्रमुख घटक हैं। और इसका नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि देखिए यहाँ से कि वायु किसका मिश्रण है। वायु में आप जानते हैं कि विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है, यानी कि वायु गैसों का एक मिश्रण है, यानी कि उसमें वायु किसका मिश्रण है तो गैसों का मिश्रण है। और इसका सही जवाब है कि इसमें ये ऑप्शन ए सही होगा। वायु में O2 यानी कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हीलियम, आर्गन यानी कि अन्य गैसें भी इसमें होती हैं, यानी कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 78% होती हैं, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% होती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वायु किसका मिश्रण है तो गैसों का मिश्रण है। और देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वायु में 78% नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जबकि अगला प्रश्न देखिए ऑक्सीजन का प्रतिशत है और ऑक्सीजन का प्रतिशत 21% पाया जाता है ऑक्सीजन वायुमंडल में। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु प्रदूषकों तथा कोहरे के संयोग से क्या बनता है। जो वायु प्रदूषक होते हैं यानी कि जो वायु को प्रदूषित करते हैं और कोहरे, इन दोनों के संयोग से क्या बनता है, तो इसका सही जवाब क्या हो सकता है आप देख सकते हैं उसमें धुंध कोहरा जो है, यानी कि जो वायु प्रदूषक और कोहरे का संयोग होता है तो धुंध कोहरा का निर्माण होता है। और इसलिए इसके आगे के हम प्रश्नों को देख सकते हैं कि वायुमंडल में उपस्थित गैसें जलवाष्प से क्रिया करके कौन से अम्ल बनाती हैं। वायुमंडल में जो उपस्थित जो गैसें होती हैं वो जलवाष्प से जब संयोग करती हैं तो कौन से अम्ल बनाती हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि कौन सी गैस रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती हैं। कौन सी गैसें हैं जो रुधिर वाहक यानी कि जो शरीर में जो ऑक्सीजन का जो चलन होता है, यानी कि तो रुधिर ऑक्सीजन रुधिर में जो ऑक्सीजन की जो क्षमता होती है उसको कम कर देती हैं, तो इसके लिए सही जवाब ऑप्शन बी है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड से दम घुटने लगता है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो सूत्र होता है यानी कि CO कहते हैं उसको, CO इसका ये रासायनिक सूत्र होता है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का, और काफ़ी ये खतरनाक गैसें हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी गैसें वैश्विक उष्णयन में अपना योगदान देती है। देखिए अभी इसके पहले भी आया था, वैश्विक उष्णयन कर सकते हैं, वैश्विक तापन कर सकते हैं, भूमंडलीय तापन कर सकते हैं, या फिर ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। और इसके लिए कौन सी गैसें जिम्मेवार हैं, तो देख लीजिए उसमें जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो वैश्विक उष्णयन यानी कि वैश्विक तापमान को ही कहते हैं, उसके लिए जिम्मेवार होती हैं। जिसमें कम से कम 6 गैसें होती हैं, जिसमें देखिए मीथेन भी है, जलवाष्प भी है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, और उसमें CO2 जो होता है वो इसका सबसे प्रमुख घटक है। इस तरीके से उपयुक्त में से सभी इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है, यानी कि सभी गैसें वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेवार होती हैं। कुल 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, जिसमें CO2 भी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, इसके साथ और भी 1-2 गैसें होती हैं। इस तरीके से ये उपयुक्त में से सभी इसका जवाब होगा। जल को बचाने का हमारा मूल मंत्र जो है वो कौन सा होना चाहिए। जल को बचाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, देख लीजिए इसमें कम उपयोग कर सकते हैं, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग, या उपयुक्त में से सभी। तो इसके लिए सही जवाब है यानी कि उपयुक्त में से सभी। ये सभी जो उपाय हैं वो जल को बचाने के लिए उपयोगी हैं या काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल के औसत ताप में निरंतर वृद्धि को क्या कहते हैं। वायुमंडल में जो औसत जो उसका एवरेज जो एक टेम्परेचर है उसमें हमेशा वृद्धि हो रही है उसको क्या कहते हैं, तो उसे हम विश्व उष्णन यानी कि वैश्विक तापमान, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, जिसके चलते पूरे वायुमंडल का टेम्परेचर जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ से कि जो जल उपयोग के योग्य नहीं होता उसे क्या कहते हैं, ये अगला प्रश्न है। और जो जल उपयोग के लायक नहीं होता है उसे अवशिष्ट जल कहा जाता है, यानी कि जो बेकार जल हो जाता है, जो किसी भी काम के लिए उपयोगी नहीं होता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा अपशिष्ट जल का स्रोत नहीं है। अपशिष्ट जल का स्रोत इनमें से कौन सा नहीं है, तो सीवर जो है इसके उदाहरण हैं। और इसका नेक्स्ट यहाँ से है कि जीवन के लिए जल पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक की अवधि कौन सी है, ये देख लीजिए। और इसका सही जवाब है 2005 से 2015 उसका एक समय रखा गया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जल निकाय में प्रवेश करने से पहले जल में प्रदूषकों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जब जल निकाय में प्रवेश करने से पहले, यानी कि जब नदियों में जब विभिन्न स्रोतों से जो जल है जैसे नालियों का पानी जब वो नदियों में या अन्य जलाशयों में जब जाता है तो उसके पहले उसमें से जल में जो प्रदूषक होते हैं उसको हटाने का काम होता है, ताकि जो
जिस निकाय में वो जा रहा है, यानी कि अगर नदियों में जा रहा है तो उसके जल को भी प्रदूषित ना कर दें। तो इसके लिए उसके जो जल में जो प्रदूषक जो होते हैं उसको हटाया जाता है। उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जल की सफाई कहते हैं। यानी कि जो सीवर लगा करके या इसमें जो प्लांट होते हैं उसको जो जल के प्रदूषकों को हटाते हैं और इस तरीके से वो जिस निकाय में जाता है उसको प्रदूषित नहीं करते हैं। तो इसलिए कि जल की सफाई की जाती है और उसके बाद उसको जल निकाय में भेजा जाता है। और नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा है? ये बताना है कि मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियों का हिस्सा इसमें से कौन सा है? और सही जवाब इसका है यानी कि फॉस्फेट इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि घरों, कारखानों, उद्योगों और अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा छोड़े गए अवशिष्ट जल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है कि उसको सीवेज कहा जाता है। यानी कि जो उपयोग करने के बाद से जो अवशिष्ट जल होते हैं उसको सीवेज के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट है कि सीवेज में निहित निलंबित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? सीवेज जो होता है यानी कि जो प्रदूषित जल होता है उसमें जो निलंबित अशुद्धियाँ होती हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे संदूषक कहते हैं। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए ज़मीन के नीचे बड़े और छोटे पाइपों के नेटवर्क को क्या कहते हैं? बड़े बड़े पाइप जो लगे होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको सीवरेज कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि यहाँ से आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ से प्रश्न है कि WWTP यानी कि अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र का कौन सा भाग बड़ी वस्तुओं जैसे कि चिथड़े, डंडे इत्यादि को धारण करता है? और इसका सही जवाब है इसमें जो वार स्क्रीन लगा होता है वो क्या करता है कि बड़े बड़े जो उसमें बड़ी वस्तुएं होती हैं जैसे कि जलों में जो प्रदूषित जल होता है उसमें जो चिथड़े होते हैं या फिर जो डंडे होते हैं उसको वो पकड़ता है यानी उसको निकालता है। और नेक्स्ट है कि उस स्क्रैपर का क्या नाम है जो अवशिष्ट जल से ठोस जैसे पदार्थों को निकालता है? उसे क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं। और उसे स्लज कहा जाता है। जो क्या करता है कि स्क्रैपर रहता है यानी कि उसमें, और ये क्या करता है कि अवशिष्ट जल में जो ठोस जैसे पदार्थ होते हैं जैसे कि प्लास्टिक या अन्य जो चीज़ें मिली होती हैं, जो ठोस वस्तुएं होती हैं उसको निकाल लेता है और उससे जल की सफाई करता है। और नेक्स्ट है कि अवशिष्ट जल से तैरने योग्य कणों को हटाने वाला उपकरण क्या कहलाता है? जो अवशिष्ट जल है यानी कि अवशिष्ट जल का मतलब जो बेकार जल हैं उसमें जो तैरने वाले पदार्थ होते हैं जो उस पर तैरते रहते हैं तो उसको निकालने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है इसको स्कीमर कहा जाता है। और नेक्स्ट है कि वह पेड़ कौन है जो पानी को, देखिए वह, ये बताना है कि वह पेड़ कौन सा है जो पानी को अत्यधिक अवशोषित करके अवशिष्ट जल उपचार में मदद करता है और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से शुद्ध पानी को पर्यावरण में छोड़ता है। ये कौन सा ऐसा पेड़ है ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि वो यूकेलिप्टस का जो पेड़ है वो जल को ज़्यादा मात्रा में यानी कि वो अवशोषित करता है। और नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट जल का उपचार का चरण है? अवशिष्ट जल के उपचार का चरण इसमें से कौन सा है? इसके लिए सही जवाब है यानी कि वातन, ये क्लोरीनीकरण और ये निस्पंदन, ये सभी जो है किसके चरण है जिसके माध्यम से अवशिष्ट जल का उपचार करते हैं या उसे शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? वनों से प्रभावित कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा वनों से प्रभावित है? यानी कि तापमान, जलवायु, जानवर या फिर ये सभी? तो इसका ऑप्शन है यानी कि सभी जो है कि वो वनों से प्रभावित होते हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन पौधा है? कौन सा वन पौधा है ये बताना है। तो इसका देख सकते हैं और इसका सही जवाब है यानी कि शीशम जो है, ये नीम, बांस, ये सभी जो है कि वन पौधे हैं यानी कि ऑप्शन डी इसके लिए सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट है कि पेड़ के तने के ऊपर शाखा वाले भाग को क्या कहते हैं? पेड़ के तने के ऊपर जो शाखा वाले भाग होते हैं उसको क्या कहा जाता है? और इसको हम क्राउन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पेड़ का नाम नहीं है? इसमें से पेड़ का नाम कौन नहीं है देख सकते हैं। और इसका सही जवाब है कि देखिए शाही जो है ये पेड़ का नाम नहीं है यानी कि सागौन, साल और ये कचनार, ये सभी पेड़ों के नाम होते हैं। और नेक्स्ट है कि वनों में सामान्यतः किस प्रकार के पौधे निचली परत का निर्माण करते हैं? किस प्रकार के जो पौधे होते हैं वो निचली परत का निर्माण करते हैं। और देख सकते हैं 315वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है यानी कि झाड़ियाँ जो होती हैं। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है? सबसे छोटा जंगली जानवर कौन है इनमें से? तो शाही जो है देखिए यहाँ से ये जानवर है जिसमें अभी पहले वाले प्रश्न में आया था। तो ये शाही जो है कि सबसे छोटा जंगली जानवर है। और इसका आज के लिए आखिरी प्रश्न है कि
देख सकते हैं कि आखिरी प्रश्न आज के लिए है कि उस जीव का क्या नाम है जिस पर सभी प्राणी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और इसका सही जवाब है यानी कि पौधे हैं। पौधे जो हैं यानी कि वैसा जीव है और जिस पर सभी प्राणी जो है वो अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं और इसलिए हरे पौधों को उत्पादक के नाम से भी जानते हैं। इसका सही जवाब है पौधे यानी कि ऑप्शन बी। तो इस तरीके से ये हमारा आज के लिए कुछ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न जो हैं कि क्लास 6 to 8 के विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित है। अभी आगे भी और भी प्रश्न हैं। कुल 1000 प्रश्नों का संग्रह है जिसमें से अभी आपने 318 प्रश्नों को भी आपने देखा है। इसके बाद अभी भी 700 प्रश्न लगभग हैं और सभी प्रश्नों को इस वीडियो में अपलोड किया जाएगा बारी बारी से। आप इसे अवश्य देखते रहें।